आज आपके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, किस तरह का जोश आपके मन में है चुनाव को लेकर? अति उमंग है, अति उत्साह है और सभी का साथ मिल रहा है। और भाई जब सबका साथ मिलता है तो उमंग तो अपने आप जोश पे हो ही जाता है। वार्ड नंबर 70 का चुनाव लड़ रहा हूँ और जोश से लड़ रहा हूँ, आत्मविश्वास से लड़ रहा हूँ और उत्साह से लड़ रहा हूँ। और अभी यहाँ पे जब उद्घाटन हुआ तो 400-500 लोगों की उपस्थिति ने मुझको और उत्साह से भर दिया है। तो यही कहना चाहूँगा बस कि जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगा वार्ड नंबर 70 की से कि एक बार इस गरीब ब्रजवासी ब्राह्मण को भी मौका दें। तो मैं उनके विश्वास दिलाता हूँ मैं जनता को कि मैं उनके सुख में दुख में उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और जैसे खड़ा रहा हूँ, जैसे लड़ाई लड़ी है मैं कोई श्रेय लेना नहीं चाहता हूँ। मैंने यमुना जी की लड़ाई लड़ी, मैंने बंदरों की लड़ाई लड़ी, मैंने कॉरिडोर की लड़ाई लड़ी, मैंने रेलिंग की लड़ाई लड़ी। आगे भी यदि कोई ऐसी असुविधा सरकार प्रकट करती है जनता के सामने तो सबसे आगे ये दीपक पाराशर खड़ा रहेगा, ठाकुर जी की कृपा से, ऐसा मेरा मानना है। तो अक्सर आप विरोध करते रहते हैं, तो सरकार के विरोध करना भारी नहीं पड़ता है? अब सर हम तो विरोध करेंगे, हमारा काम विरोध करना है। अब सरकार का काम है कि हमारे विरोध को वो किस तरह लेती है, हमारे विरोध को दबाती है, कुचलती है या हमारे विरोध को सुनती है। और हमारा विरोध जायज है, हमारा विरोध कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई इलीगल विरोध कर रहे हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति विरोध करे तो वो इलीगल हो सकता है। और पूरी जनता जनार्दन जब सड़क पर उतर जाए, उसका विरोध करे, तो इसका मतलब क्या है कि विरोध सही रास्ते पर जा रहा है और सही है, बिल्कुल धर्म के रास्ते पर है। सरकार के विरोध को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं, चुनाव चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। तो किस तरह को मानते हैं आप, जो वार्ड नंबर 17 में किस तरह की पहुंच और दबदबा आपका बन रहा है? वार्ड नंबर 70 वार्ड नंबर 70 में देखिए अभी 10 साल से कमल का फूल जी, अब गुलाब का फूल जनता लाने की तैयारी में है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि 10 साल का जो कुशासन है उसको सुशासन में बदलेंगे और छोटे से छोटे तबके की, छोटे से छोटे वर्ग की आवाज को सामने रखेंगे, नगर निगम में जाके रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कह रहे हैं वह वैश्य से बाहुल क्षेत्र से है और वो उनके पास वोट है, आप किस आधार पे अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे? देखिए मुझको ब्राह्मणों का, वैश्यों का, अन्य सभी जातों का साथ मिल रहा है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या अन्य कोई जात, मैं तो सबका साथ सबका विकास, मैं विश्वास रखता हूं इस बात। तो सामने वाली सरकार केवल स्लोगन देती है, विश्वास नहीं रखती है, लेकिन ये दीपक पाराशर सबका साथ सबका विकास का सम्मान करता है। तो क्या लगता है राजनीतिक दबदबा जो रहा है पार्टियों का या जो वर्तमान में पार्टी है उसका यहाँ से जो है अस्तित्व समाप्त कर पाएंगे? राजनीतिक दलों का अस्तित्व समाप्त होगा जब ही श्री धाम वृंदावन की बढ़ोतरी आगे होगी, क्योंकि जो राजनीतिक दल के संरक्षण में रहते हैं, उनकी चातुकारी करते हैं, वो श्री धाम वृंदावन को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। श्री धाम वृंदावन का विकास भाव का भूखा है, पैसों का नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल में हजारों करोड़ रुपए की योजना श्री धाम वृंदावन में आई और धरातल पे वो शून्य। क्यों? क्योंकि ये सरकार भाव शून्य है। श्री धाम वृंदावन का विकास भाव का भूखा है। सामने से जो प्रत्याशी हैं वो 10 साल के अपने जो है विकास के कार्यों को गिना रहे हैं, और आप क्या मानते हैं कि कितने विकास कार्य हुए आपके वार्ड में? आप देखिए 10 साल के विकास कार्य आप सभी के सामने, क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है, और विकास शून्य की ओर है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आप सब लोगों ने देखा होगा लाइट लगाई गई, लाइट ऐसी लगाई गई कि लाइट की रोशनी आसमान की तरफ जाती है। ये अंधा विकास नहीं तो क्या है? आप बताइए मुझ लोगों को। उनके ऊपर जो छोटी छोटी जो कांटे लगाए कर बंदरों से बचाने के लिए, तो वो क्या सक्षम देगा बंदरों से बचाने के लिए? 60-60 हजार रुपए की एक लाइट है। तो इस अंधे विकास का हमें क्या फायदा है? सही पैसा सही जगह पे लगे, ऐसा मेरा मानना है। वृंदावन प्रो पुअर योजना के तहत श्री धाम वृंदावन में पैसा लगाया गया। आप समझते हैं प्रो पुअर योजना क्या होती है? एक तो पुअर होता है, एक प्रो पुअर होता है, एक तो गरीब होता है, एक उससे भी गरीब होता है। अब श्री धाम वृंदावन को हमारे को इन्होंने गरीब दिखा दिया। जो 3 लोग 14 भवन का पोषण करता है, उस श्री धाम वृंदावन को ये गरीब दिखा करके वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं। चलो पैसा ले लिया वहां तक भी ठीक है, उसको सही जगह लगाओ तो सही, भाव से लगाओ तो सही, वो भी ये लोग नहीं लगा पाए। अच्छा ये बताइए, वृंदावन की परंपरा संस्कृति को लेकर के जो आजकल जो नया आधुनिक युग चला है,
और कॉरिडोर जैसा भी आपने विरोध किया, काफी सारा संघर्ष किया, कई लोग उसमें शामिल रहे। आप कितना मानते हैं कि कॉरिडोर आने वाले समय में जब यदि आप पार्षद बनते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए? किसी भी स्थिति में कॉरिडोर को बनने नहीं दिया जाएगा। यदि इस दीपक पाराशर की जान भी जाएगी तो ये जान देने को तैयार रहेगा। हाँ, हमारा कुछ सुझाव है सरकार को, उस सुझाव पर सरकार अमल करे तो कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन सरकार ने दिमाग बना लिया है कि कॉरिडोर बनाना ही है, तो ऐसा अवश्य हम किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। पैसे की बंदरबाट हम नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति में, और ब्रजवासियों का शोषण नहीं होने देंगे। पहले ब्रजवासी हैं और ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी हैं, फिर बाहर की जनता है। तीर्थयात्रियों को आप महत्व दे रहे हैं, ब्रजवासियों का शोषण कर रहे हैं। ये कौन सा नियम है सरकार का? ये तो हमने आज तक ऐसा नियम कभी नहीं देखा। क्या लगता है 4 तारीख को कितना विश्वास जो है आपके बाढ़ के लोगों को आपको मिलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मुझे बाढ़ के लोग पूरा विश्वास से जिताएंगे। और अब की बार मुझे लगता है जो गुलाब का बटन है, ये बटन इतना दबेगा, इतना दबेगा, इतना दबेगा कि इसकी पहुंच लखनऊ तक पहुंचेगी। कौन से नंबर पर है? मेरा 5वें नंबर का बटन है, गुलाब के फूल का। सभी से विनती है 5वें नंबर का बटन गुलाब के फूल का दबा करके अपने बेटे को जिताएं। मैं कोई नेता राजनेता नहीं हूं, बस सेवा सेवक के रूप में आप सब लोगों की करना चाहता हूं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मौजूद हैं दीपक पाराशर, जो वार्ड नंबर 70 से गुलाब के फूल पर खड़े हुए हैं। और बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में यदि आप समर्थन करना चाहते हैं तो ये गुलाब के फूल पर वोट मांग रहे हैं, यही बात है ना? जी बिहारी जी, कॉरिडोर या अन्य कोई भी सरकार ऐसी व्यवस्था देती है जिससे ब्रजवासियों का शोषण हो, लोकल जनता का शोषण हो, वो किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बात और बताओ चलते चलते, जब ये आपके प्रतिद्वंदी जो है 10 सालों में व्यवस्थाओं का ठीकरा फोड़ते हैं और कहते हैं कि 10 साल में विकास के इतने कार्य हुए हैं कि जो वृंदावन में आज तक मतलब कहीं पूरे वृंदावन में नहीं हुए जो आपके वार्ड में हुए, क्या कहना है? जी धरातल पे विकास शून्य है। अपनी अपनी बड़ाई सब करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्षद अपनी क्षेत्र में जाम की समस्या से किसी को निजात नहीं दिला पाया, वहां के व्यापारियों को सड़क पे उतरना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा। वृंदावन में आपने देखा होगा 1 महीने पहले ऐसी स्थिति बन गई थी कि व्यापारी खुद सड़क पर उतर के चक्का जाम कर रहे थे। तो मेरा मानना है इसमें शासन प्रशासन सरकार पूरी तरह विफल रही है और शासन प्रशासन के पास में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिससे इसको साकार कर सके। कैसा चक्का जाम? चक्का जाम देखा होगा आपने कि सभी लोगों ने क्या किया। बड़े हास्यास्पद बात है कि व्यापारियों ने अपनी गाड़ियों को 2 व्हीलर 2 पहिया वाहनों को सड़क पर लगा दिया और जो नालियों के जो ऊपर जो कवर होता है उसको उठा के सड़क पर लगा दिया, जिससे आगे ये ई रिक्शे वगैरह आगे नहीं आ सकें। केवल ई रिक्शा नहीं आएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है। अभी एक बात बताइए, आप स्कूल वैन आती है, एम्बुलेंस आती है, हम लोगों के 2 पहिया वाहन आते हैं, हम लोगों को कैसे ले जाएंगे? तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है। IAS PCS लॉबी जो इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे अधिकारी हैं, वो पढ़े लिखे अधिकारी यहाँ सीधा वृंदावन में आकर के फेल हो गए इस बार। तो किसका फेलियर मानते हैं आप, जनप्रतिनिधि या फिर नगर निगम? जनप्रतिनिधियों का ज्यादा फेलियर है। क्यों? जनप्रतिनिधि इस बात को शासन प्रशासन सरकार के सामने नहीं रख पाए, और वो इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि वो उनके कठपुतली हैं, उनके गुलाम हैं। तो मेरा जनता से बस यही कहने का तात्पर्य, यही विनती है कि एक ऐसे व्यक्ति को, निर्द्वंद व्यक्ति को आगे लाएं जो सरकार के सामने, मेयर के सामने, सबके सामने, सरकार के सामने आपकी बात को स्वच्छंदता से रख सके और कोई कठपुतली बन के वो काम नहीं करे। तो बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में आप हैं जी, ठीक है, और बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र केवल वृंदावन ही नहीं देश दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। जी। क्या 5 काम आप गिना सकते हैं जो तुरंत आप कराएंगे पार्षद बनने के बाद? देखो, सबसे पहले मैंने सबसे बोल रखा है और अब भी बोल रहा हूँ इस बात को कि वृंदावन में बंदरों की समस्या है, इसको मैं भी मानता हूँ। तो मेरा सरकार से कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मंकी सफारी के प्लान ये 5 साल से चला रहे हैं। मंकी सफारी बनाएंगे, बंदर अभ्यारण्य बनाएंगे। सरकार यदि इसको बनाने में विफल है तो सरकार मुझको जमीन उपलब्ध कराए। जमीन भी मैंने चिन्हित कर रखी है, वन विभाग की जमीन है, नंदन वन के सामने 120 एकड़। सरकार यदि मुझको व्यक्तिगत रूप से देती है तो मैं बहुत सुंदर वहां पे मंकी सफारी बनवाऊंगा और बंदरों के खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। इससे बड़ी बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह साफ सफाई, सबसे बड़ी बात यह है साफ सफाई की व्यवस्था। आप जानते हैं आज से 3 साल पहले वार्ड नंबर 70 को स्वच्छता के मानकों में उत्तर प्रदेश सरकार ने 5वां स्थान दिया था और मथुरा जिले में पहला स्थान दिया था। आप आज चलिए मेरे साथ में, नालियां उफान पे पड़ी हुई हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय लोग इतने परेशान है कि डेंगू होने का इतना प्रबल
संभावना है कि आदमी क्या करे क्या नहीं करे। बस ये है कि आदमी कोई बोले तो वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, और नहीं वो आदमी फिर चुप बैठ जाता है। वो क्या करे, आदमी मर रहा है, आदमी त्रस्त है, लेकिन आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आने वाली 4 तारीख को क्या अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों से? यही अपील करना चाहूंगा जनता जनार्दन से, अपने सभी भाई बहनों से, अपनी मातृशक्ति से, सभी से कि ये बालक है आपका, ये छोटा सा गरीब ब्राह्मण है, इसको आप अधिक से अधिक वोट देकर के विजयी बनाएं, जिससे आप सब लोगों को मैं आगे आपकी बात निर्दनता से, निर्भीकता से रख सकूं। बस आप लोगों का आशीर्वाद यही है कि 5 नंबर बटन पर दबा करके गुलाब के फूल को बटन दीजिए। आपका गुलाब, जितना आप गुलाब का बटन दबाएंगे वो गुलाब ही नहीं खिलेगा, वार्ड नंबर 70 उतना ही खिल के सामने आएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या लगता है, क्या मतलब वार्ड में इस समय माहौल है? देखिए, वार्ड में इस समय जो है निर्दलीय प्रत्याशी के लिए लोगों में जो है जागरूकता है, और अब जनता जनार्दन जवाब देगी कि पार्टी के किसी भी कठपुतली को वार्ड में नहीं चुना जाएगा। लोकल जो होगा, क्षेत्र में जो काम करने वाला होगा, जो जनता के साथ खड़ा होगा, वही प्रत्याशी को जनता अपना चुनेगी। जो काम करेगा जनता के लिए, वही प्रत्याशी जनता की नज़र में चल रहा है और पूरा समर्थन मिल रहा है। कठपुतली से तात्पर्य क्या है? कठपुतली का मतलब कहना क्या चाहते हैं? कठपुतली का मतलब तात्पर्य उसका ये है कि जैसे जो सरकार चल रही है, सरकार का कोई प्रत्याशी अगर जीतता है वार्ड नंबर 70 से, तो यहाँ जो भी व्यापारियों के ऊपर या जो क्षेत्रवासी हैं उनके ऊपर में जो भी आपदा जो आने वाली है, जिसका जो बेचारा दिन चल रही है कोर्ट के अंदर में, कॉरिडोर का जो समस्या है, उसमें अगर सरकार का प्रतिनिधि करने वाला अगर आदमी होगा सरकार का, तो वह सरकार के विरोध में काम नहीं करेगा, सरकार के विरोध में नहीं बोलेगा। हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सरकार के विरोध में बोले, जो कॉरिडोर के विरोध में बोले, जो जनता जनार्दन के साथ में खड़ा रहे। हमारा ये तात्पर्य है। अच्छा, हमारे पीछे और भी